बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 5। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। हमें वेक्टर इक्वेशन निकालना है ऑफ अ प्लेन, प्लेन का वेक्टर इक्वेशन निकालना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। जो प्लेन है वो ओरिजिन से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है, ठीक है, पहली बात। एंड हैज़ आई कैप एज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू इट। और प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है, प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है उसके जो डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है वो क्या है, आई कैप। प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर ये प्लेन है और ये ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया प्लेन पर, ठीक है, मान लेते ये पी, तो इसके जो डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, अगर ओरिजिन से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को अगर हमने एन कैप बोल दिया, ठीक है, और ये जो ओरिजिन से प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो ओपी है, ये अगर डी के इक्वल है, तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा। इस प्लेन का इक्वेशन बताया पिछले वीडियो लेक्चर में, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी, यही होगा ना। तो क्वेश्चन में तो दोनों गिवन है, एन कैप क्या गिवन है, एन कैप तो आई कैप गिवन है, एंड डी क्या गिवन है, डी हमारा 5 गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन आर डॉट एन कैप, तो आर डॉट सॉरी आर वेक्टर डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू डी, डी क्या हमारा 5। ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, ये हमारा आ गया वेक्टर फॉर्म में। अगर इस वेक्टर फॉर्म को अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है, सॉरी कहाँ वेक्टर फॉर्म में आ गया, ये तो हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन आंसर में तो बोल ही रहा है ना कि वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए, तो ये हमारा आ गया आंसर। अब अगर सपोज डैट अगर हमें इसे कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है, तो आर वेक्टर को तुम क्या लिख सकते हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर मान लो कार्टेशियन फॉर्म पूछा नहीं है, अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है तो हम ऐसे लिखेंगे ना, ये तो आर हो गया डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या होगा, एक्स इंटू 1 प्लस वाई इंटू 0 प्लस जेड इंटू 0 इज इक्वल्स टू 5। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 5, ये प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, बोल रहा है रिड्यूस द इक्वेशन। ये जो प्लेन का जो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है ना, इसको किस फॉर्म में बोल रहा है रिड्यूस करने के लिए, टू नॉर्मल फॉर्म। इसे नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करो एंड हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर हमारे पास अगर कोई भी प्लेन का इक्वेशन, याद करो बताया क्या था, अगर हमारे पास कोई भी प्लेन है, ठीक है, प्लेन पे अगर फिक्स पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर ए दे रखा है, ठीक है, और प्लेन पर एक नॉर्मल वेक्टर अगर हमारे पास एन गिवन है, तो प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, यही होता है ना, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ये होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके कैसे लिखते हैं, आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ऐसे लिखते हैं। फिर याद करो मैंने क्या बताया था कि अगर तुम इस इक्वेशन को, अगर तुम इस इक्वेशन को एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे दोनों साइड, मतलब एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। अगर हमने दोनों साइड एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो ये जो अब जो प्लेन का इक्वेशन है ये किस फॉर्म में आ जाएगा, नॉर्मल फॉर्म में, आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी के फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे डी क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, और डी क्या है हमारा, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन। और ये एन कैप क्या है, ये जो हमारा यही बन गया ना एन कैप, ये एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर along द नॉर्मल,
along the normal which is perpendicular from the origin। कहने का क्या मतलब है कि हमने जो प्लेन पर ओरिजिन से जो नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ किया ना, मान लो पी पर, तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है हमारा, ओपी वेक्टर है जो हमारा प्लेन पर नॉर्मल है, इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वही ये एन कैप हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास प्लेन क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमारे पास जो प्लेन गिवन है वो गिवन है आर वेक्टर डॉट 3 -4 12, 3 -4 और 12 इज इक्वल्स टू 5। बच्चे ये बताओ, ये जो वेक्टर है अभी किसका काम कर रहा है? ये एन वेक्टर का काम कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये जो हमारे पास जो ये इक्वेशन है ये किस फॉर्म में है? ये इक्वेशन इस फॉर्म में, आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन ये इस फॉर्म में, ये बात पहले समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है ना, आर डॉट 3i कैप -4j कैप प्लस 12k कैप इज इक्वल्स टू 5, ये किस फॉर्मेट में? ये है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, इस फॉर्मेट में। ठीक है, अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है? हमें कन्वर्ट करना है, हमें तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन मतलब ये डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए इस इक्वेशन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा? इस फॉर्म में, आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी के फॉर्मेट में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? यही है ना हमारा नॉर्मल वेक्टर। इस नॉर्मल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। तो कहने का मतलब हो गया आर डॉट, ये हो जाएगा 3i कैप -4j कैप प्लस 12k कैप अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 12 स्क्वायर, और यहाँ भी क्या होगा? 5/√3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 12 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसका ये मैग्नीट्यूड क्या? अच्छा, ये भी हो सकता है, बात को सुनना ध्यान से, ये भी हो सकता है कि ये जो वेक्टर एन वेक्टर है ना, तुम्हें यूनिट वेक्टर ही दे दे, ये भी हो सकता है। तो अगर ये हमारा यूनिट वेक्टर निकलता तो सीधे राइट हैंड साइड में ये जो डिस्टेंस हो जाता, ये क्या हो जाता? डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। बट ध्यान में रखना ये यूनिट वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है? 144 16, ये आ रहा है 13 आ रहा है। तो ये तो 1 के इक्वल नहीं है ना। इसका मतलब कि ये यूनिट वेक्टर नहीं है। इसका मतलब कि ये जो वेक्टर है ना, ये इस फॉर्म में है। तो हम लोग ने क्या किया? एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? आर डॉट, यहाँ पे क्या मिल गया? ये मिल जाएगा 3/13 आई कैप माइनस प्लस -4/13 जे कैप प्लस 12/13 के कैप इज इक्वल्स टू 5/13। अब बच्चे ये जो इक्वेशन आया ना, ये इक्वेशन किस फॉर्मेट का है? ये इक्वेशन आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी के फॉर्मेट का। अब ये 5/13 क्या है? डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन क्या हो जाएगा? ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चे 5/13। ठीक है, और मैं बोलूं कि जो प्लेन पर नॉर्मल है ओरिजिन से, जो प्लेन पर नॉर्मल है ओरिजिन से, उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है? तो वो है एन कैप। वो क्या है? ये है 3/13 आई कैप -4/13 जे कैप और प्लस 12/13 के कैप। जो प्लेन पर नॉर्मल है ना ओरिजिन से, उसके डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है। बस हो गया।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब ये जो प्लेन का इक्वेशन बच्चे किस फॉर्म में दे रखा है, कार्टेशियन फॉर्म में, टू द नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करो एंड हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। और प्लेन का लेंथ निकालो ओरिजिन से, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालो ओरिजिन से। ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन भी निकालो। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ऑलरेडी मैंने बता रखा है। एक तो मैंने ऐसे बताया था, याद करो कहाँ पे बताया, बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे बता रखा है कि अगर मान लो कि यहाँ देखो, यहाँ पे अगर हमारे पास प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है और अगर हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दी ओरिजिन चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड में ले जाकर पॉजिटिव बना लेते हैं। अगर हमने कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में ले गए और अगर वो निगेटिव है तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना लेंगे। पॉजिटिव बनाने के बाद जो x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है, जो z का कोफिशिएंट है, उसके स्क्वायर का सम लेते हैं, फिर स्क्वायर रूट लेते हैं, दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। तो उस केस में ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड में, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। और बच्चे ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन कोसाइन, नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन ये बता रखा है, देख लो एल एम और एन, ये नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। याद रखना आपको, बस सिंपल सी बात है। एक एक क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ कि फिर तुम लोगों को क्लियर हो जाए। एक एक टाइप का एग्जांपल ले रहा हूँ। हमारे पास जो प्लेन का इक्वेशन है वो किस फॉर्म में क्या है, x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल्स टू 12। कॉन्स्टेंट पहले से राइट हैंड साइड में और पॉजिटिव है, तो बहुत अच्छी बात है। हमने क्या किया, दोनों साइड किससे डिवाइड कर दिया, रूट अंडर x का कोफिशिएंट क्या 1 तो 1 स्क्वायर, y का कोफिशिएंट क्या -2 तो -2 स्क्वायर, z का कोफिशिएंट क्या है -2 तो -2 का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा 12 अपॉन रूट अंडर x का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस ऑफ -2 स्क्वायर। इससे हमने दोनों साइड डिवाइड कर दिया। तो हमें क्या मिल गया, x माइनस 2y माइनस 2z अपॉन 4 + 4 8, 8 + 1 9, तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे हो गया 12/3, तो ये 4 हो गया। ठीक है ना। अब हमें क्या मिल गया, x/3 प्लस -2/3y प्लस -2/3z इज इक्वल्स टू 4। इसको भी तुम ऐसे लिख लो 1/3x। अब बच्चों ये 1/3 क्या हो गया, 1/3 -2/3 और ये -2/3 क्या हो गया, ये प्लेन पर जो इसको, ये किस फॉर्मेट में आ गया, सबसे पहली बात ये किस फॉर्मेट में आ गया, ये आ गया इस फॉर्मेट में lx + my + nz इज इक्वल्स टू डी के फॉर्मेट में आ गया। तो यहाँ पे LMN क्या है, LMN जो है वो प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है ना उसका डायरेक्शन कोसाइन है। समझ में आ रही बात। और ये D क्या है, प्लेन का डिस्टेंस है ओरिजिन से। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, ऑफ नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ये ऐसे नहीं हो जाएगा 1/3 -2/3 एंड -2/3। मतलब कहने का ये मतलब है कि L जो हमारा cos अल्फा के इक्वल है वो हो जाएगा 1/3, M जो हमारा cos बीटा के इक्वल है वो हो जाएगा -2/3 एंड N जो हमारा cos गामा के इक्वल है वो क्या हो जाएगा अगेन -2/3। अब अगर तुम्हें बोले ना कि नॉर्मल x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल क्या बना रहा है वो भी तुम यहाँ से निकाल सकते हो। अल्फा क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1/3, बीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स -2/3 एंड गामा क्या हो जाएगा cos इनवर्स
-2/3। ये हमारा क्या आ रहा है, ये एंगल क्या आ रहा है, नॉर्मल जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है, cos इनवर्स 1/3। नॉर्मल वाई एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है, cos इनवर्स -2/3। नॉर्मल जो है वेक्टर वो z एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, cos इनवर्स -2/3। और डिस्टेंस क्या है, d क्या है, d क्या हमारा, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 12/3 4। बस हो गया, यही क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। बात को सुनो ध्यान से, प्लेन का हमें क्या चाहिए, वेक्टर इक्वेशन चाहिए, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, जो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, 6 यूनिट पे है, एंड हैज 2 -1 एंड 2 एज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या दे रखा है, 2 -1 एंड 2, और प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, 6 यूनिट का। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। कहने का ये मतलब है कि एक हमारे पास ऐसे प्लेन दे रखा है, जो प्लेन ओरिजिन से, मतलब ये हमारा अगर ओरिजिन है तो इस ओरिजिन से कितने यूनिट डिस्टेंस पर है, मतलब कि अगर हमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पॉइंट हमारा पी है, तो ये जो डिस्टेंस है 6 यूनिट का है, मतलब ये डिस्टेंस जो है हमारा 6 यूनिट का है, पहली बात। दूसरी बात क्या बोल रहा है, एंड हैज़ 2 -1 एंड 2 एज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल, मतलब कि ये जो ओरिजिन से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया ना वेक्टर, ये जो ओरिजिन से ये जो वेक्टर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये जो ओपी वेक्टर है, इस ओपी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या दे रखा है, 2 -1 एंड 2 ये दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात क्या बोल रहा है कि प्लेन का इक्वेशन लिखो, ठीक है। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि हमने ओरिजिन से जो नॉर्मल ड्रॉ किया है ना, तो ये जो पी पॉइंट है इसका फुट ऑफ क्या बोल रहा है इसका, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट निकालना है पी का, मतलब यही है ना, पी क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ना, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ऐसा प्लेन है जो ओरिजिन से जिसका डिस्टेंस क्या दे रखा है, 6 यूनिट, पहला चीज़ दे रखा है, पहली बात। दूसरी बात क्या बोल रखा है कि ये जो ओपी वेक्टर है जो ओरिजिन से हमने प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इस ओपी वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो है वो है 2 -1 एंड 2। तो बोल रहा है एक तो कि प्लेन का इक्वेशन निकालो, दूसरी बात क्या बोल रहा है कि ये जो पी पॉइंट है ना, जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, इसका कोऑर्डिनेट निकालो। तो सबसे पहली बात क्या है कि जो हमारा ओपी वेक्टर हो जाएगा, जिसको हम नॉर्मल वेक्टर बोलेंगे, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या दे रखा है, 2 -1 एंड 2, तो नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i कैप -j कैप प्लस 2k कैप, ये हमारा तो नॉर्मल वेक्टर हो गया। ठीक है, अब नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ, 2a² प्लस 1a² प्लस 2a², ये क्या हो गया 3। तो n कैप वेक्टर क्या हो जाएगा, n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर, यही हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 i कैप प्लस -1/3 j कैप प्लस ऑफ 2/3 k कैप, ये क्या हो जाएगा हमारा n कैप वेक्टर हो गया। तो प्लेन का रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन प्लेन का रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा बताना, आर वेक्टर डॉट एन कैप, और डिस्टेंस क्या दे रखा है प्लेन का ओरिजिन से 6, तो 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर डॉट एन कैप क्या हमारे पास यही है, 2/3 आई कैप प्लस -1/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप इज इक्वल्स टू 6। तो बच्चों ये तो आ गया हमारे पास प्लेन का इक्वेशन, ये क्या हो गया हमारे पास प्लेन का इक्वेशन। अब तुम ये बताओ कि हमें क्या चाहिए, हमें पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, हमें क्या चाहिए, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे,
पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ये ओपी वेक्टर लिख लेंगे। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये ओपी वेक्टर लिख लेंगे। मेरी बात आ रही समझ में, क्या लिख लेंगे, ओपी वेक्टर। अब ओपी वेक्टर क्या होगा, ओपी वेक्टर तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, ओपी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना ओपी वेक्टर, बात को सुनना यहाँ पे ध्यान से, ये जो हमने ओपी वेक्टर लिखा है, ये बात को सुनो ध्यान से, ये जो हमने एन वेक्टर लिखा है ना, बात को यहाँ पे ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना है, ये ओपी वेक्टर नहीं है, ठीक है। ओपी वेक्टर हो भी सकता है, ये ओपी वेक्टर नहीं। कहने का ये मतलब है कि ये जो एन वेक्टर है ना, ये प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर है। बात को सुनिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, ये जो एन वेक्टर है ना, ये प्लेन पर कोई भी नॉर्मल वेक्टर है, कोई भी नॉर्मल वेक्टर हो सकता है। ये एन वेक्टर, ये नॉर्मल वेक्टर है प्लेन पर, ये जो है ना हमारा ओपी वेक्टर नहीं है, ये एन पर नॉर्मल वेक्टर है। बट एन पर नॉर्मल वेक्टर है, बट ये जो है ना हमारा, ये जो है हमारा एन कैप, ये प्लेन पर ये भी नॉर्मल वेक्टर है, ये भी प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर है। बट ये किस नॉर्मल वेक्टर का के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, जो ओरिजिन से पास कर रहा है। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ, ये भी प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर है। ये किस नॉर्मल वेक्टर, ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है प्लेन पर, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है। बट ये जो एन कैप है, ये भी हमारा, ये यूनिट वेक्टर है, बट किस नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है, ठीक है, जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। अब अगर मान लो सपोज डैट ये हमारा एक नॉर्मल वेक्टर है, ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, या फिर तुम वेक्टर को इस डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में ले लो, ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है। अब इसके डायरेक्शन में हमने एक यूनिट वेक्टर ले लिया, ये एन कैप ले लिया, तो ओरिजिन से जो नॉर्मल वेक्टर बनेगा, मतलब ये जो ओपी वेक्टर है, ये नॉर्मल वेक्टर इसके डायरेक्शन में भी आ गया। अगर ये जो हमने एन कैप वेक्टर लिया ना, तो एन कैप ये जो वेक्टर हुआ, ये क्या कैसा वेक्टर बना, जो ओरिजिन से जो नॉर्मल बन रहा है ना प्लेन पे, उसके डायरेक्शन में भी ये वेक्टर आ गया। अब ये ओपी वेक्टर कैसे लिखेंगे हम, ओपी वेक्टर ऐसे होगा, ये ओपी वेक्टर डी डिस्टेंस इंटू एन कैप, डिस्टेंस क्या है 6 इंटू एन कैप क्या हमारा 2/3 आई कैप माइनस 1/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। तो ये क्या हो जाएगा 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये जो वेक्टर आया ना, ये हमारा ओपी वेक्टर आया। अब ये ओपी वेक्टर आया तो इसका मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ओपी का मतलब क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी आ गया। पॉइंट पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमें क्या मिल गया, यही है ना हमारा ओपी वेक्टर। और ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप के। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 4। बच्चे ये जो ध्यान में रखना है क्या है कि ये जो हमारे पास जो नॉर्मल वेक्टर आ रहा है ना, ये नॉर्मल वेक्टर, ये नॉर्मल वेक्टर जो है हमारा क्या बन रहा है, ये प्लेन पर कहीं भी हो सकता है नॉर्मल वेक्टर, ऐसे करके ये हमारा नॉर्मल वेक्टर बन गया, ठीक है। बट हमने अगर ये ओपी लिया तो ये भी तो हमारा ये ओरिजिन है, ये भी जो है हमारा क्या है, ये भी हमारा नॉर्मल है ना। तो जो वेक्टर इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा, एन वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट होगा वेक्टर होगा, वो तो ओपी वेक्टर के डायरेक्शन में भी ना हमारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा। समझ में आ रही बात।
तो हमने करना क्या है, सबसे पहले ओपी वेक्टर को लिखना है। ओपी वेक्टर कैसे लिखेंगे, ओपी का मैग्नीट्यूड, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ओपी वेक्टर का डायरेक्शन जो कि एन कैप है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 6 है और यहाँ पे एन कैप वेक्टर हमने लिख दिया 2/3, ये लिख दिया 2/3 आई कैप माइनस 1/3 जे कैप एंड प्लस 2/3 के कैप, ये लिख दिया। तो ये हमें क्या मिल गया, ओपी वेक्टर मिल गया। अब ये ओपी वेक्टर मिल गया तो इसका मतलब कि ये हमारा पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल गया, तो फिर पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ से मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 6 × 2/3 -6/3 और 12/3, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, 4 -2 और 4, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा पी पॉइंट का, 4 -2 4। ओके।